इस सेशन का टॉपिक है संसद, सियासत और सट्टा। इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे हमारे मॉडरेटर, सहारा समय उत्तर प्रदेश चैनल के एडिटर रमेश अवस्थी जी को। साथ ही श्री रमेश अवस्थी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो श्री ओम प्रकाश माथुर जी का मंच पर स्वागत करें। Ladies and gentlemen, ये है थिंक विथ मी समिट 2016 पावर्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। इससे पहले कि सहारा न्यूज नेटवर्क थिंक विथ मी समिट 2016 का ये सेशन हम शुरू करें, देखते हैं संसद, सियासत और सट्टा की एक छोटी सी झलक। संसद देश के लिए कानून बनाने का काम करती है और लोगों की भलाई और विकास के लिए नए रास्ते तैयार करती है। लेकिन लोकतंत्र का ये मंदिर पिछले कई दिनों से एक दूसरे का विरोध करने का अखाड़ा बन चुका है। काम ठप और हमेशा संसद का स्थगन हमारे लिए एक आम बात हो गई है। पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। सभी पार्टियां एक साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। जहां एक तरफ इस गतिरोध के लिए विपक्ष जिम्मेवार है, वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता। हंगामे और विरोध के नाम पर सांसद इस तरह संसद को तमाशा नहीं बना सकते। आरएसएस के प्रचारक के रूप में राजनीति के अखाड़े में कूदने वाले ओम प्रकाश माथुर आज सहारा न्यूज नेटवर्क थिंक विथ मी 2016 के मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या संसद सिर्फ सियासत और सत्ता का केंद्र है या फिर जन आकांक्षाओं को पूरा करने का एक जरिया भी। ओम प्रकाश माथुर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे राजस्थान से राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। लिहाजा उन पर 2017 में बीजेपी को चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी। क्या ओम माथुर खुद इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आपने देखा ओम प्रकाश माथुर जी का राजनीतिक सफर। ओम प्रकाश माथुर जी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और संसद भी हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हैं, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माथुर साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से नोटबंदी के मामले में संसद ठप है, क्या कहना है आपको? देखिए, संसद समय समय पर ठप होती रही है, पहले भी, लेकिन इस बार संसद ठप करने का कारण और पहले होने के कारण में थोड़ा अंतर आपको करना होगा। पहले संसद ठप होती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन ये पहली बार आजादी के बाद हुआ है कि कोई सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है, कोई सरकार आतंकवाद समाप्त करना चाहती है, कोई सरकार सबको न्याय मिले ये व्यवस्था करना चाहती है। उस पर संसद को ठप किया गया और इसलिए पहले संसद ठप होने के कारण को जानना चाहिए। नोटबंदी के विषय पर जब बात आई और जब विषय रखा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने खड़े होकर के संसद में कहा कि जिस तरीके से चाहो हम चर्चा के लिए तैयार है, और चर्चा प्रारंभ भी हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी थे और विपक्ष की ओर से मनमोहन जी पूरा बोले, लेकिन विपक्ष की यह मांग कि प्रधानमंत्री जी परमानेंट संसद में बैठे और उस आधार में उन्होंने हल्ला मचा। मूल कारण क्या था? मूल कारण यह था कि वो डिबेट में बैकफुट पर जा रहे थे और इसलिए उनको और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया और संसद को ठप किया। और इसलिए इस कारण में जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हम तो हर विषय में चर्चा करने के लिए तैयार थे, बार बार आग्रह किया चर्चा करो, और लेकिन आरोप सरकार पर लगाना, ये पहली बार होगा कि कोई विपक्ष चर्चा मांगे और सरकार आगे होकर के कि हाँ जितने, और लगभग 3-4 सदस्य माननीय बोले भी थे। मेरे ख्याल से 25 से 30 माननीय सदस्यों को और बोलना था, लेकिन क्योंकि हम बैकफुट पे जा रहे हैं,
इसलिए किसी तरह से हल्ला करके कुछ भी करके संसद को ठप किया जाए, इसलिए इसके और आप लोगों को सोचना चाहिए। माथुर साहब, नोटबंदी के मामले में जिस तरीके से जनता परेशान है, लोग अभी भी कतारों में लगे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि लोग परेशान हैं और इसका जल्दी समाधान होना चाहिए? नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि आपको कुछ परेशानी हो रही है और कोई भी देखिए समाज जीवन में चेंज करने के लिए कोई आप निर्णय करोगे तो कुछ परेशानियां कठिनाइयां आएगी, कुछ हम उन कठिनाइयों के साथ हैं और उसमें तो देखिए ये पहली बार हुआ होगा कि कोई निर्णय लिया और प्रधानमंत्री जी ने खुद एक ऐप इंट्रोड्यूस की कि आप इस विषय में कोई सुझाव हो तो हमें भेजिए, हम वो सुझाव भी स्वीकार करेंगे। और इसलिए मेरा यह कहना है कि ये परेशानी थोड़े दिनों की है, लेकिन आगे जाकर के उस परेशानी ज्यादा किनको है इस पर भी आप विचार करिए। अगर मैं तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते कह सकता हूं कि इस समय मेरे प्रदेश में हमने हमारी पार्टी के अनुसार 4 परिवर्तन यात्राएं शुरू की थी। लगभग इस 24 तारीख को सारी समापन होने वाला है। प्रत्येक यात्रा 2 विधानसभाओं में प्रतिदिन जा रही है और लगभग 8 विधानसभाओं में रोज हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है। कुछ परेशानी होती तो आपको उसका रिएक्शन मालूम पड़ता। मैं मानता हूं कि इसमें कठिनाई है, आखिर इतने बड़े देश में कुछ अव्यवस्था हुई, उसको भी ठीक करना हम चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको इसका निदान मिल जाएगा। माथुर साहब, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नोटबंदी का जो फैसला लिया गया वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा को चुनाव को देखते हुए है, ये राजनीति का एक फैसला है। नहीं, अगर मैं विपक्ष के प्रश्न का उन्हीं के पास उत्तर मांगता हूं कि वो अगर लगा रहे हैं तो वो ये कह रहे जनता परेशान है, अगर तो फिर हमको राजनीतिक लाभ कहां हो रहा है? एक तरफ तो जनता ये कह रही है कि जनता परेशान है, विपक्ष कह रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हो। तो अगर विपक्ष कह रहा है कि हमने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, तो दोनों अपने आप में विरोधाभास है। इसलिए विपक्ष के पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, कोई प्रॉपर कहने को नहीं है और इस प्रकार की बातें कर रहे हो। माथुर साहब, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन में समस्या हल हो जाएगी। 50 दिन लगभग पूरे होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि 50 दिन में समस्या हल हो जाएगी? निश्चित रूप से समस्या हल हो जाएगी। काफी कुछ हल हुई है, इसमें जो व्यवधान है उनको ठीक करने का प्रयत्न किया, ठीक हुए भी हैं और निश्चित रूप से 50 दिन का भरोसा रखिए, ये समस्या हल होगी। माथुर साहब, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं और लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी यहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने लोकसभा में भारी विजय दिलवाई और प्रधानमंत्री जी को यूपी से चुनाव लड़ा के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, इसमें आप कैसे इसको मजबूत करेंगे और प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव के मैंडेट को मेंटेन रखना 17 तक मेरे लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये पार्टी किसी परिवार की नहीं, किसी समाज की नहीं, किसी क्षेत्र की नहीं। इस पार्टी को अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है तो मेरे लाखों कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया और हमने प्रारंभ में मिशन 2017 को ध्यान में रख करके कार्यकर्ता की सक्रियता प्लस हम बूथ तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश में 1,46,000 के आसपास बूथ है। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आभार भी मानूंगा, मेरे पूरे प्रदेश की टीम को नमन करूंगा कि जिन्होंने 1,46,000 में से 1,30,000 बूथ तक अप्रोच की और हमने पहले क्षेत्र वाइज बूथ अध्यक्षों को बुलाया। आप आश्चर्य करोगे, अब तक आजादी में पहली बार देश का प्रधानमंत्री इतनी व्यस्तता में रहते हुए भी अपनी लोकसभा में इसी आने वाली 22 तारीख को बूथ समिति के कार्यकर्ताओं से 1 to 1 उनके साथ भोजन करते हुए बातचीत करेंगे। तो मैंने प्रारंभ में मेरे पार्टी का, क्योंकि कार्यकर्ता हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इस पार्टी में अगर कार्यकर्ता तय कर लेता है, कार्यकर्ता ठान लेता है, तो किसी भी संघर्ष को, किसी भी चुनौती को पार करके विजय श्री प्राप्त करता है। और जिस प्रकार से पिछले साल भर में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है, आप लोग भी दिखा रहे हैं, अखबार भी दिखा रहे हैं, और जिस प्रकार का वायुमंडल बदला है और जिस प्रकार से हमारी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है और 2.5 साल की केंद्र की नीतियों को जिस प्रकार से जनता ने स्वीकार किया है, मेरा ऐसा मानना है निश्चित रूप से हम लोकसभा के मैंडेट को मिशन 2017 में
बुराई नहीं करेंगे, हमारी अपेक्षाओं से अधिक जीत करके पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। माथुर साहब, अभी आपने कहा कि आपकी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आपकी पार्टी में जिस तरीके से विपक्ष से काफी लोग जुड़ रहे हैं, उससे आपका कार्यकर्ता बहुत स्वतंत्र है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमने सबका साथ सबका विकास लेके चले। हमारे विचारों से प्रभावित होकर के हमारे साथ जुड़ने वाले के हमारे कार्यकर्ताओं को कन्विंस करके जो कोई भी हमारे विचारों के साथ, अरे आप कल्पना करिए 1950 से जनसंघ जब से चला, कितने लोग आज तक जुड़े। मैं तो वो प्राणी हूं जिसने राजस्थान में संगठन महामंत्री रहते हुए पहली बार जनता दल के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, और साल भर में जनता दल का ग्रुप को कुछ लगा के नहीं इनके साथ ही रहना चाहिए, जनता दल डी बना और वो सरकार 98 तक चली। तो हम नए लोगों को जोड़ने, क्यों, अगर जब तक हम सबको नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हम हमारी विचारधारा, हम हमारे कार्यकर्ता का सम्मान और हम हमारी निष्ठा के आगे पीछे नहीं होंगे। हम हमारे साथ जो आना चाहेंगे हम सतत स्वागत करेंगे। जो साथ चलेगा साथ चलेगा, जो नहीं निभ पाएगा निकल जाएगा। तो हम क्या माने कि जिस तरीके से आगे टिकट वितरण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होगा? बिल्कुल 100% कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए हम निर्णय करेंगे। माथुर साहब, जिस तरीके से कांग्रेस ने शीला दीक्षित को अपना चेहरा बनाया है, शीला दीक्षित का एक विकास का चेहरा माना जाता है और आप भी विकास की बात कर रहे हैं, किस तरीके से शीला दीक्षित की ये चुनौती को आप स्वीकार करेंगे? देखिए, आप जिस पार्टी की चर्चा कर रहे हो जी, वो पार्टी एक परिवार की पार्टी है। उनका निर्णय अपने आप में कर रहा है। जिसको चेहरा बनाया, शायद वो चेहरा ही कहीं उत्तर प्रदेश में अभी ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। जहां तक हमारा विषय है, हमारी पार्टी की एक सिस्टम है, ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। इस विषय में अभी हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने कोई विचार नहीं किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय उत्तर प्रदेश का चेहरा है, और वो जिस प्रकार से मैदान में जा रहा है वो एक चेहरे के रूप में ही पार्टी के विचारधारा को लेकर के जा रहा है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता चेहरे के रूप में मैदान के बीच में जा रहा है। पार्टी आगे आने वाले चुनाव में राम मंदिर की बात नहीं कर रही, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को नेपथ्य में डाल दिया? राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बने, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संविधान में हमारा विश्वास है, न्याय में हमारा विश्वास है। क्योंकि विषय न्यायालय में है, या तो न्यायालय को निर्णय करे या फिर सब मिल बैठ करके निर्णय करे, लेकिन हमारे मन की पूरी आस्था है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर देव मंदिर बने, लेकिन चुनावी मुद्दा राम मंदिर नहीं होगा। माथुर साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखा जाए जी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखा जाए जिसमें कल्याण सिंह जी और कल्लाद मिश्रा की जोड़ी होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है। अभी कल्लाद मिश्रा जी और कल्याण सिंह का क्या विकल्प है आपके पास? मैंने बताया ना, प्रत्येक कल्याण सिंह जी और कलराज जी के तैयार हुए कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता उनके विकल्प है। हर कार्यकर्ता, और वो उनका आशीर्वाद पूरी पार्टी के साथ है, और वो पूरे ताकत से, क्योंकि कल्याण सिंह जी तो महामहिम है, लेकिन कलराज जी पूरी ताकत से क्षेत्र में जहां हम भेज रहे हैं वहां जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये सामूहिक नेतृत्व है यहाँ। आप इस विषय को समझिए, आप हमारी अन्य पार्टियों से तुलना मत करिए। उनके पास कोई दूसरा चेहरा हो तो बताया तो सही। ये जो जितनी भी उत्तर प्रदेश में 2-3 पार्टियां हैं, क्या वो कोई बाहर निकल के सोच भी सकते हैं क्या? हमारे यहाँ तो बिल्कुल सुदूर गांव में कोई कल्पना कर सकता है इस देश की धरती पर एक साधारण परिवार में पैदा हुआ जवान, ठीक प्रकार की जो स्कूल में नहीं पढ़ पाया, स्कूल से आते ही परिवार के लोग उनको चाय बेचने के लिए रेलवे स्टेशन भेज देते, वो आगे जाकर के हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी, और इसलिए यहां तो प्रत्येक कार्यकर्ता में वो क्षमता है, प्रत्येक कार्यकर्ता में वो ताकत है, और पार्टी निर्णय करेगी उसका। माथुर साहब, फिर मैं बात करूंगा नोटबंदी की। नोटबंदी में सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग परेशान है, और व्यापारी वर्ग आपका मतदाता हुआ करता था। क्या नहीं लगता कि आगे आने वाले चुनाव में कि व्यापारी वर्ग आपसे असंतुष्ट है और आप? नहीं, मैं आपके इस विचारों को सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी अब समझने लगा है कि हम सिस्टम में आना चाहिए। आजादी के बाद हम सबका दुर्भाग्य रहा। मैं तो आपके विषय पे कुछ कहना चाह रहा था, जो विषय आपने हमको दिया जी। भारत महान बने, भारत आदर्श बने, यह आपका विषय था जी। लेकिन आप पूरी चर्चा ही अगर पॉलिटिक्स पे कर रहे हैं जी, क्योंकि मेरी मानसिकता तो थी कि वास्तव में हम सब मिल करके देश में ऐसे विषय है, आपने 4 उसमें समाज जीवन के वर्ग भी लिखे, जी,
जिसमें व्यवसायिक भी लिखे, शैक्षिक भी लिखे, सारे विषय लिखे। जी। अगर वो सारे मिलकर के, आज जितने यहाँ बुद्धिजीवी बैठे, देश के कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें सब मिलकर के निर्णय करें, और अगर आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण संसद में सुना हो, या मैं प्रधानमंत्री जी के साथ था बड़ौदा जब मैं गए, तो उनका बड़ौदा का धन्यवाद का पहला भाषण आपको मैं याद करवाऊंगा। उन्होंने कहा, ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने नहीं जीता, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता, ये चुनाव हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने जीता है। और संसद में उन्होंने कहा था, संसद में उन्होंने कहा कि अब तक जिन जिन लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने में काम किया, मैं उन सबको नमन करता हूं। और इसलिए मैं तो आपके वो जो मूल विषय, जी, मैं आप सारा समय को बहुत आभार मानता हूं कि एक राजनीति से हटकर एक नया विषय, मुझे पता नहीं था कि आप इस विषय पे सारा चर्चा करने वाले हैं। आगे चुनाव आने वाले हैं और आप प्रभारी हैं, तो इसलिए विषय ये जरूर आप चुनाव पे चर्चा करते तो मैं उससे, लेकिन जो विषय आप लोगों ने दिया, जी, मैं कहता हूं इस विषय को आगे बढ़ाइए। जी, हमारा देश विश्वगुरु था, हमारा देश सोने की चिड़िया थी, हमारा देश में उस समय दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो हम गिरावट आई है, वो कोई कारण में, वो डिबेट में नहीं जाना चाहता, उसको हम पुनर्जीवित कर सके क्या। तो ये जो आपने सारे समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग और बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया है, मैं चाहूंगा कि मोदी जी खुले मन के व्यक्ति है, उनको वो सुझाव दिए। उन्होंने तो mygovernment.com करके ऐप भी लॉन्च कर रखी है, वो सुझाव भी आते, सुझाव लेते भी उनके। मैं चाहूंगा, आज सवेरे सवेरे मैं सारा श्री का भी सुन रहा था 10 मिनट के लिए, जी, उन्होंने जो विषय रखा, मैं खुद कहता हूं उस विषय को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। जी, किसी तरीके से हम इस देश को पुनः आदर्श के रूप में, पुनः विश्वगुरु के रूप में, पुनः एक भारत महान के रूप में खड़ा कर सके। इसमें सभी को राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके प्रयत्न करना चाहिए। माथुर साहब, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अब चुनाव आने वाले हैं, अभी तक आपने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, क्या इसकी कोई जरूरत नहीं लगती आपको? मैंने बताया ना कि ये जिन लोगों ने घोषित किया उनके पास अलग कोई नाम है क्या, सोच सकते हैं क्या उसके बाद? और ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। अभी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया। अगर आज रात को भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय लेगा तो मेरा उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता उस निर्णय को सिर माथे रखकर एक पूरी ताकत से आगे दौड़ेगा, लेकिन इस समय कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आपने दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, कितनी सफलता अभी तक मिली है? नहीं, मैं आपके प्रश्न को ठीक करूंगा जी, खाली एक वर्ग को नहीं पूछना चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभ से थीम रही है सबका साथ सबका विकास। जी, हम समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग को साथ में लेकर के आगे चलना चाहते जी। हैं और धीरे धीरे हमें उनमें सफलता मिल रही है, हमारे काम को सफलता मिल रही है। अगर 2.5 वर्ष की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सारी योजनाएं समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग को कैसे लाभ मिले, उस तक कैसे पहुंचे, जी, वो उन्होंने रचना की है। जी, कोई कल्पना कर सकता है क्या इस देश में लगातार 10 वर्षों तक जिस प्रकार के घपले और घोटाले हुए, और वो कोई किसी विरोधी दलों ने नहीं किए, वो इस देश की संवैधानिक संस्थाओं ने उजागर किए, लेकिन चुप्पी साधे रहे। आखिर नरेंद्र मोदी जी की तरफ ध्यान क्यों गया? कुछ तो उसमें जनता ने देखा होगा। तो हम चाहते हैं आजादी के बाद ये पहला सीएम हुआ जिसने अपने कार्यक्रमों में जो प्रतीक चिन्ह मिलता है उनको भी सार्वजनिक नीलाम करके बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, और थोड़ी राशि नहीं दी, करोड़ों की राशि। क्योंकि मैं तो खुद 10 साल वहां प्रभारी रहा हूं, और प्रभारी के नाते साल 2 साल में सारे प्रतीक चिन्हों को जनता के बीच में नीलाम करके उस राशि को गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में किया। तो ये सोच हमारी आगे बढ़नी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि आपके इस विषय को आप ये आगे बढ़ाएं और हम सब मिलकर के इस देश को वापस महान देश, आदर्श देश के रूप में, जहां दुनिया के लोग हमसे सीखना आते थे, आज हमारी ये स्थिति बनी। लेकिन ये कह सकता हूं कि 2.5 साल में हमने वापस वो मान बिंदु उत्पन्न किए कि दुनिया के लोग मानने लगे। अमेरिका के देश से राष्ट्रपति को कहना पड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज एक्शन प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारी एक दिशा बढ़ी है, उसमें सब बुद्धिजीवियों सहयोग हो, हमारी भी कोई गलती हो तो हमें ठीक करें, हमें बताएं, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार है। लेकिन देश को अगर महान बनाना है, देश को अगर आदर्श बनाना है, तो हम सब मिलकर के उसकी रचना करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हम वापस अपने महान बिंदुओं को, आप अपना इतिहास उठा के देखिए, सोने की चिड़िया वास्तव में थी, काय के लिए आया था गोरी, काय के लिए आए थे सिकंदर, यहाँ ये सोने की चिड़िया थी।
क्यों तक्षशिला और विश्वविद्यालय आज भी इतिहास उठा के देखिए, कितने बड़े विश्वविद्यालय, कितना अध्ययन बड़ा केंद्र था। आप वेदों में देखिए, हम भूल गए सब चीजों को पिछले आजादी के बाद, जो हमको जिंदा करनी चाहिए थी। आज वेदों में साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, दुनिया के लोग हमारे वेद पे रिसर्च कर रहे हैं और हम वेदों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है, हम सब मिलकर के साथ चले, सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़े। और इसलिए आपने खाली एक वर्ग का नाम लिया, इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया कि हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम सबका साथ सबका विकास, हमारे नेता का तो पहले दिन से ये कहना कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ेंगे। माथुर साहब, सहाराश्री जी को आपने सुना, सहाराश्री जी की सोच हमेशा देश के लिए सोच रही है, और आज जो हमने ये विषय आपके लिए रखा, ये सहाराश्री जी का एक सुझाव था कि इस विषय रखा जाए, और इस विषय को आप जैसे व्यक्ति, मैं नमन करता हूं इस विषय को। आपको नहीं लगता कि अगर सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टियों के लोग इस विषय को साथ में मिलकर हल करने का प्रयास करते, निश्चित रूप से करना चाहिए। अभी हाउस के एग्जॉन होने के बाद भी जब विरोधी दल मिलने गए प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा कि मिलते रहो, हम मिले, बैठे, अरे देश में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम सब मिलकर के ठीक करें। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक नागरिक के सुझाव को स्वीकार करती है। क्या लगता है इसका कोई हल सोच रहे हैं, या आपको लगता है कोई हल निकलेगा? देखिए, हल निश्चित निकलेगा जी, थोड़ा इंतजार करिए। जहां जहां हम गए हैं, जहां जहां हम जमे हैं, वहां हल निकला है लोगों का। लोगों को एक महसूस हुआ है। गुजरात की कोई कल्पना कर सकते थे? सरदार सरोवर डैम की नींव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखी, कांग्रेस जमाने में रखी गई थी। वर्षों तक कांग्रेस का प्रदेश में भी और केंद्र में भी राज रहा। किसने मना किया था 121 मीटर करने का? लेकिन हमारी सरकार बनते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत पहला संकल्प, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति और संकल्प की कमी हुई है, उन्होंने की। कच्छ के रण में कोई जाना नहीं चाहता था। मैं चाहूंगा कि सारा की टीम जाए, कच्छ के रण को देखे कि आज कच्छ में जिस प्रकार से इंडस्ट्री आ रही है, जिस प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ी है। यानी कच्छ में कोई कल्पना कर सकता था कि आम एक्सपोर्ट होगा? कोई कल्पना कर सकता था कि खजूर एक्सपोर्ट होगा? मैं राजस्थान का हूं, राजस्थान कैनाल की बात करता हूं। जब तक 90 के पहले था शासन रहा, मैं क्योंकि राजनीतिक चर्चा करने नहीं आया, मेरे पास बहुत सामान है उसके लिए भी बहुत कहने को। लेकिन 90 से पहले राजस्थान नहर की कल्पना कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी, केंद्र ने, भाखड़ा से पानी जाने की। लेकिन कम से कम 6 बार उस नहर का नक्शा बदला गया। लेकिन जैसे ही 90 में भैरू सिंह शेखावत की सरकार बनी, हमने निर्णय किया कोई नक्शा चेंज नहीं होगा, तुरंत पानी कैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर तक पहुंचे, और वो नक्शा चेंज नहीं हुआ। और विद इन 2 ईयर्स, 2 सालों में वो पानी, आज आप जैसलमेर जाके देखिए, आप बाड़मेर जाके देखिए, आप जोधपुर की तो ये स्थिति है कि अंडरग्राउंड में पानी आ रहा है, जहां जोधपुर में 15-15 दिन में एक बार पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए जाता था। तो ये इच्छा शक्ति और संकल्प की कहीं ना कहीं कमी पिछले दिनों दिखी। मेरी नहीं, किसकी नहीं, मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा, तो मेरा स्तर भी नहीं कि मैं ऐसी डिबेट करूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति में, संकल्प शक्ति में कमी रही। और पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया कि जो थोड़ी कठिनाई झेल के भी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरी आपसे, वो तो मानते खुद, अरे खुद ऐप डाउन कर रहे हैं, वो अपलोड कर रहे हैं कि हमें सुझाव दीजिए, आइए बैठिए, मिलकर साथ चलिए, हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। माथुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय सहाराश्री जी एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दें श्री ओम प्रकाश माथुर जी को। थैंक यू साहब। श्री ओम प्रकाश माथुर जी ने अपना कीमती वक्त निकाला और देश से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।